एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विजयनगर ये जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो महानवमी डिब्बा वाला। वो इस पार्ट में तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वही क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक लव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। तो देखते हैं अपना ये टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई विजयनगर क्या है। विजयनगर, विजयनगर जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विजय का शहर, यानी कि विजय का शहर। और इसको हम एक साम्राज्य कह सकते हैं। अगर हम बात करें अपने देश में दक्षिण भारत की, अगर हम अपना मैप देखते हैं तो आपको मैप नीचे से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे श्रीलंका है और ये है हमारा देश। तो अगर हम बात करें नीचे तो इस तरीके से बात करेंगे तो ये जो दक्षिण भारत है यहाँ पे था विजयनगर। आप मैप में देखना तुंगभद्रा, कृष्णा नदी इधर मिलेगी आपको, यहाँ पे विजयनगर मिलेगा। और ये जो पूरा एरिया था ये विजयनगर साम्राज्य में ही आ जाता था। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ये जो स्थापना हुई थी इसकी 14वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 1336 में। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इस पे आक्रमण हुआ था 1565 में। इसको लूटा गया, इसके बाद ही ये उजड़ गया। तो ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप ध्यान से देखिए वीडियो। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और लोगों ने इसे हम्पी नाम दिया। क्या नाम है इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमको ये हम्पी नाम याद रखना है कि लोगों ने इसको हम्पी नाम दिया। अब बात बनती है कि भाई ये जो हम्पी है इसका नाम हम्पी ही क्यों पड़ा। तो यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी जिनकी पूजा की जाती थी उनका नाम था पंपा देवी। उन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम हम्पी रखा गया था। तो बात अब ये बनेगी, अगला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि ये जो हम्पी है, विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी खोज कब और कैसे हुई। तो 1800 में, सन 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये एक अभियंता थे। अभियंता को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इंजीनियर बोलते हैं। ये एक इंजीनियर थे, ये एक सर्वेक्षण करने वाले भी थे, इतिहासकार भी थे, मतलब बहुत टैलेंटेड थे ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करते थे। इन्होंने इस पे प्रकाश डाला और इन्होंने ये पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया, अपना पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया कि जो विरूपाक्ष मंदिर है और जो पंपा देवी की पूजा स्थल है, वहाँ के जो पुरोहित थे, पुरोहित वगैरह जो पंडित वगैरह जो भी थे, इनकी स्मृति पर आधारित बातों से जानकारी ली। यानी इनसे पूछा तो इन पंडितों और इनको जो भी पता रहा होगा अपने विजयनगर के बारे में, इन्होंने उसकी जानकारी दी। ठीक है दोस्तों, तो ये था, याद रखना इसे, जानकारी ली। और फिर चित्रकार जो थे, चित्रकारों ने 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए, संकलित किए। और अभिलेखकर्ता जो थे उन्होंने हम्पी के अन्य मंदिरों से अभिलेख इकट्ठे किए। दर्जनों अभिलेख मिले हैं जो इकट्ठे किए गए थे। इतिहासकारों ने जो विदेशी यात्री थे, यानी जो बाहर से यात्री आते थे, उनके वृत्तांतों को भी जांचा, यानी उनको भी पढ़ा, उनसे भी समझने का प्रयास किया कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली उन्हें। आपको पता होगा कोई भी साम्राज्य, कोई भी सभ्यता रहती है, अगर वो नष्ट हो जाती है तो वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती। बेशक से वो लोग, वो संस्कृति कम हो गई हो, ख़त्म हो गई हो, लेकिन जो उसके अवशेष होते हैं दोस्तों, वो अवशेष कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा ना, तो ऐसे ही था ये। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि राय, नायक और सुल्तान। तो देखते हैं राय कौन थे, नायक कौन थे और सुल्तान कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक में सीधा हमारा जो फोकस है वो राय पर है। तो सबसे पहले हम राय को क्लियर कर लेते हैं। विजयनगर जो शासकों ने क्या किया, दक्षिण भारत को विकसित किया। यानी जो अभी हमने मैप में इस तरीके से पढ़ा था, यहाँ पे विजयनगर मिलेगा हमको, इसको विकसित किया उन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से
यानी इधर आप देखते हो तमिलनाडु साइड, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरीके से मिलता है ना हमें नीचे की तरफ। तो तमिलनाडु में चोल शासक पहले ही रह चुके थे, कर्नाटक में होयसाल शासक थे, इन्होंने भी विकास बहुत किया था। और मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले की वीडियोस में ध्यान दिया हो कभी, तो मैंने बताया था जहाँ पे भी चोल शासक का नाम आ जाए तो सीधा उनको जोड़ के देखना है मंदिरों से, क्योंकि भाई दक्षिण भारत में मंदिरों का सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ था वो चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखना। शासक वर्ग ने बृहदेश्वर मंदिर, चन्ने केशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। शासक वर्ग होते हैं जैसे राजा वगैरह जो भी रहे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, मंदिरों को संरक्षण दिया। संरक्षण प्रदान करने का मतलब होता है उसकी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, पैसे से मदद करना, या वहाँ पे मूर्तियाँ लगवाना, कानून व्यवस्था बनवाना, मतलब समझ लो ना कहीं मतलब अपना उन्होंने गोद ले लिया, ये समझ लो। उसकी जिम्मेदारी अब उनकी है, अब वो पैसा है उसके लिए देंगे, सुविधाएं देंगे, जो भी बातें होंगी वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। विजयनगर शासक खुद को राय कहते थे। अभी हमने यही पूछा था ना, राय कौन है, तो जो विजयनगर के शासक थे, जो राजा थे, वो अपने आप को राय कहते थे। तो दोस्तों राय आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाया? इन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जो चोल शासक और ये होयसाल शासक कर गए थे। यानी इन्होंने बहुत विकास किया, मंदिर बनवाए, बहुत काम किया। उन्हीं चीज़ों को विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने भी आगे बढ़ाया। आगे टॉपिक है दोस्तों शासक और व्यापारी वर्ग। इस काल में युद्ध कला अश्व सेना पे आधारित थी। जाहिर सी बात है यार कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, घोड़ों का इस्तेमाल होता था, अश्व सेना। ठीक है, आज के टाइम पे तो भाई बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, परमाणु हथियार हैं और हेलीकॉप्टर से, लड़ाकू विमानों से और क्रेन वगैरह और ऐसी मतलब क्रूज मिसाइलें और ना जाने मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी है, टैंक वगैरह। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं होता था। सारी चीज़ें जो होती थी मेनली अगर हम देखें अश्व सेना या फिर हाथियों का इस्तेमाल होता था। उससे पहले की बात करें, बाद की बात करें, ऐसे ऐसे था सिस्टम। और जब बात करें अश्व सेना की तो आप याद रखना जो घोड़े होते थे वो अरब के घोड़े बहुत फेमस थे। यानी अरबी घोड़ा अगर आपने कभी सुना हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऐसे में अरब से और मध्य एशिया से घोड़े आते थे, यानी घोड़े का आयात होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य में उस टाइम पे जो युद्ध होता था वो अश्व सेना पे आधारित था। ऐसे में अच्छी क्वालिटी बोले तो मतलब कि अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे, और अच्छी नस्ल के घोड़े हमें मध्य एशिया या अरब से खरीदने पड़ते थे। शुरू में क्या था, जो व्यापार होता था वो अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। यानी अरब के जो व्यापारी थे वो उसको नियंत्रित करते थे। इनको कुदीरई, चेट्टी या फिर घोड़े के व्यापारी कहा जाता था। कुदीरई, मान लो कुदीरई क्या है तो आप बोल दोगे घोड़े के व्यापारियों को कुदीरई कहा जाता था। मान लो क्वेश्चन आ जाए चेट्टी क्या है तो आप बता दोगे कि भाई घोड़े के व्यापारियों को चेट्टी कहा जाता था। अलग अलग नामों से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, 1498 में पुर्तगाली भारत आने लगे। आपने पढ़ा हो, अगर आपने छोटी क्लास में आपको याद होगा कि वास्को डी गामा आया था भारत में, पुर्तगाली। तो ये भारत में आने लगे थे। ठीक है, और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। बेहतर सामरिक तकनीक, यानी अच्छी सामरिक तकनीक थी इनकी। सामरिक तकनीक का मतलब है दोस्तों हथियारी टेक्नोलॉजी वगैरह, इससे रिलेटेड। इनके पास क्या थी, इनके पास बंदूक थी। यानी ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी मान सकते हैं हम इनकी। विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पर लोगों के पास इच्छा शक्ति थी, पैसा था। इसकी वजह से वो महंगी विदेशी वस्तुओं की भी डिमांड करते थे, मांग करते थे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन कर रहे हैं हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखते हैं दोस्तों ध्यान से कि ये विजयनगर साम्राज्य हमने पढ़ लिया भाई, इसकी इतनी सारी विशेषता है, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। लेकिन इसमें ऐसा हुआ क्या जो इसका पतन हो गया, कि रीजन क्या था, कारण क्या था जिससे ये तहस नहस हो गया, डूब गया, टूट गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। रीजन पढ़ेंगे और ऐसे क्या कारण थे जिससे ये मतलब चरमोत्कर्ष यानी बिल्कुल अच्छी स्थिति में पहुंचा, और ऐसे क्या कारण थे जिससे ये बिल्कुल ही डूब गया। सारा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, आप ध्यान से बने रहो हमारे साथ। अब देखो क्या था यहाँ पे कि संगम वंश जो था उसने 1485 तक शासन किया। यानी संगम वंश जो था इसने 1485 तक शासन किया था। ये दक्षिण भारत की बात ही कर रहे हैं हम।
बाद में सुलुव आ गए थे। सुलुव वंश जो था वो 1503 तक इसने शासन किया। सुलुव वंश के बाद तुलुव वंश आ गए थे। आपको शायद ये नाम थोड़े अजीब लग रहे हो, पर कोई नहीं बच्चों, इसे लिख लेना, याद करना, क्योंकि अब आपका सिलेबस है तो आपको पढ़ना तो है ही। तुलुव वंश, और तुलुव वंश के एक बहुत फेमस थे राजा जिनका नाम था राजा कृष्णदेव। अगर दोस्तों आपको अच्छे से याद हो, आपने पढ़ा हो, या फिर आप देखोगे तो कार्टून भी तो आता था राजा कृष्णदेव का, कार्टून आता था और सीरियल वगैरह आते थे इनके ऊपर, राजा कृष्णदेव पे। और यहां से बनता है आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बीरबल थे अकबर के दरबार में, और बीरबल बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, फेमस थे, ऐसे ही कृष्णदेव के दरबार में भी एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी चालाकियों के लिए, मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था, और कार्टून्स वगैरह भी हैं, फिल्में भी हैं उसके ऊपर। ठीक है, क्या नाम है उसका, आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, सर्च करो और कमेंट में बताओ। अगला जो इसके बाद टॉपिक है, अब हम इसे पढ़ते हैं कि कैसे मतलब ये सब अच्छा हुआ और कैसे ये नष्ट हो गया। कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता, इन जो कृष्णदेव राय थे इनके शासन की विशेषता ये है कि इन्होंने विस्तार किया और दृढ़ीकरण किया। विस्तार का मतलब है जैसे मान लो इनका इतना क्षेत्र है, इन्होंने बगल का क्षेत्र भी जीत लिया, बढ़ा लिया, बाद में और क्षेत्र जीत लिए और बढ़ा लिया, और क्षेत्र जीत लिए और बढ़ा लिया, और क्षेत्र जीत लिए, और यानी विस्तार की नीति अपनाई इन्होंने। दूसरा क्या था, दृढ़ीकरण, यानी मजबूत बनाना अपने शासन को। 1512 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा हासिल था। आप मैप में कुछ देखोगे तो आपको यहाँ पे कृष्णा तुंगभद्रा कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे विजयनगर दिखेगा। तो यहाँ का हिस्सा इन्होंने हासिल कर लिया था, किसने, कृष्णदेव राय ने। 1514 में उड़ीसा में इन्होंने हमला किया और उड़ीसा के शासकों का दमन किया। बाद में 1520 में इन्होंने क्या करा, बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया, बुरी तरीके से पराजित किया, यानी अपने शासन का विस्तार किया इन्होंने। और राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। सामरिक रूप से मतलब हथियार वथियार लेके बिल्कुल तैयार रहता था लड़ाई झगड़े के लिए। लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि सिर्फ लड़ाई ही होती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है लेकिन, फिर भी शांति और समृद्धि में फला फूला विजयनगर साम्राज्य, और मंदिरों का निर्माण हुआ। और अपनी माँ के नाम पर ये जो राजा कृष्णदेव थे, इन्होंने अपनी माता जी के नाम पे, अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम नाम का एक उपनगर स्थापित किया, यानी एक नगर बनवाया इन्होंने, उपनगर, नगर से थोड़ा छोटा कह लो, उपनगर इन्होंने स्थापित करवाया अपनी माँ के नाम पर। 1529 में क्या हुआ दोस्तों, कृष्णदेव जो थे राजा बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे, इनकी हो गई मौत। अब इनकी मौत ज्यादातर अक्सर ऐसा हुआ है इतिहास में, कोई बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्ध रहा है, बहुत ज्यादा योग्य रहा है, लेकिन उसकी जो बाद के उत्तराधिकारी हैं वो उतने योग्य नहीं रहते। ठीक है, तो ऐसे इनके साथ हुआ। जब इनकी मौत हो गई तो बात आई उत्तराधिकारी की। जो उत्तराधिकारी थे उनको विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती मिली, यानी इन्होंने उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया। 1542 में नियंत्रण जो था वो एक किसी अलग वंश के हाथ में चला गया, यानी अब क्या है कि ये जो वंश था विजयनगर वाला, कृष्णदेव वाला, जो तुलुव वंश पड़ा था, इससे अब शासन निकल गया। अब एक नए वंश को चला गया जिसका नाम है अरिविदु वंश। 17वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। और 1565 में क्या हुआ था, विजयनगर की जो सेना थी, सेना प्रधानमंत्री जो थे राम राय इनका नाम था, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ। राक्षसी तांगड़ी को युद्ध को एक किसी और नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, अगर आप उसे मुझे ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो जरूर लिखो, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको लिखकर सही जवाब देंगे। तो ये जो युद्ध हुआ था राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो विजयनगर की सेना अकेली हो गई, यहाँ पे हो गई विजयनगर की सेना, और उधर से तीन तरह की सेनाओं ने मिलकर हमला कर दिया उस पर। कौन कौन सी, देखो मैंने लिखा है बीजापुर प्लस, मैंने प्लस क्यों लिखा है, इसीलिए गोलकुंडा, फिर मैंने लिखा है प्लस अहमदनगर, यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन तीनों की सेना ने मिलकर इन पे हमला कर दिया विजयनगर पे, और इसको शिकस्त दे दी, यानी इसको हरा दिया, पराजित कर दिया। सेना ने विजयनगर पर धावा बोल दिया और विजयनगर को भाई खूब लूटा, क्योंकि विजयनगर बहुत समृद्ध था तो इसको खूब लूटा। और इसके बाद ये जो शहर था ये उजड़ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डालने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों।